जूम। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है और आसपास काफी सारे लोग घायल हुए हैं। इस एक घटना को रिपोर्ट करने के लिए 2 रिपोर्टर पहुंचे हैं। एक रिपोर्टर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बिलीव करता है, दूसरा रिपोर्टर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बिलीव करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो रिपोर्टर बिलीव करता है वो घटना का रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये हो रहा है। मतलब उसने ये बताया कि इस टक्कर के दौरान कई लोगों जो है वो घायल हो गए थे और घायलों का इलाज सड़क पर ही किया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल ले जाने का समय नहीं था या अस्पताल भरे हुए थे। मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सोल्यूशन ऐसे किया जा रहा है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले जो होते हैं वो जोश से भरे होते हैं। वो ये बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि घायलों का इलाज बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और इलाज फ्री में होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले क्या होना चाहिए इस पर बिलीव करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले सिर्फ घटना को बताकर छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्पस की। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वालों का जो पर्पस होता है वो सिर्फ घटना का रियल डिस्क्रिप्शन, घटना कैसे हुई, अब क्या हो रहा है, सिर्फ ये बताना होता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वालों का जो पर्पस होता है वो ये बताना होता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये आइडियल्स में बिलीव करते हैं, ये आदर्श की जिंदगी में बिलीव करते हैं। वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले मानते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में घटना को वेरीफाई किया जा सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में घटना को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। एक और पॉइंट हम करते हैं, सजेस्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो वो सजेस्टिव नहीं होती, ये ओपिनियन पे बिलीव नहीं करती। यानी कि घटना जो हुई है इसमें ओपिनियन मैटर नहीं करेगी, फैक्ट्स की फाइंडिंग करनी पड़ेगी, तथ्यों पे जाना पड़ेगा। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले ओपिनियन पे बिलीव करते हैं। इन्होंने मान लिया कि भैया ट्रक वाले की गलती थी और गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में जो है 4 लोग के मारे गए हैं। इन्होंने आसपास दुकानदारों से, पान वालों से पूछा कि भैया आप बताइए कि ये कैसे हुआ। तो उनकी ओपिनियन पे डिपेंड करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई। इसके बाद करते हैं वैल्यू जजमेंट। भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले वैल्यू जजमेंट नहीं देते, वो घटनाओं की जांच में बिलीव करते हैं, वो जजमेंट नहीं देते। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले ये मान के बैठे हैं, उन्होंने जजमेंट दे दिया। वैल्यू जजमेंट ये लोग देते हैं, इन्होंने जजमेंट दे दिया कि गलती ट्रक वाले की थी, वो जो है दारू पी के चला रहा था ट्रक, और एक फैमिली के 4 लोगों की उन्होंने जो है हत्या कर दी। तो वैल्यू जजमेंट देते हैं, वो पूरा उन्होंने जजमेंट सुना दिया है, ट्रक वाले को फांसी होनी चाहिए। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले कह रहे हैं कि घटना की जांच की जा रही है, तथ्य जुटाए जा रहे हैं और जो जो कानून है वो अपना काम करेगा। ये है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस होता है। ठीक है जी। एग्जांपल देखते हैं जरा। देखिए दिल्ली में एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली में 15 अगस्त आता है तो चाइनीज मांझों की वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। फ्लाईओवर पर लोग बाइक लेके जाते हैं, गले में चाइनीज मांझा अटकता है और वो मर जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वालों ने उन घटनाओं की जांच की है, उनको वेरीफाई किया है, फैक्ट फाइंड किया है और ये एक स्टेटमेंट दी है, ये एक निष्कर्ष निकाला है कि चाइनीज मांझे से कई लोगों की मौत होती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले उन्होंने वैल्यू जजमेंट दिया है, उन्होंने बताया है कि अब क्या करना चाहिए। चाइनीज मांझे को दिल्ली में पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए और यह सरकार ने कर भी दिया है। तो क्या होना चाहिए ये नॉर्मेटिव वाले बताते हैं, क्या हो रहा है ये बताते हैं, रियल डिस्क्रिप्शन ये देते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले। तो इसी एक घटना से हम अब रियल मतलब लिख के करेंगे, बोर्ड पर पीछे मैं लिख के करवाऊंगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस अभी हम लिख के करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करेंगे। तो ये मैंने खींच दी है लाइन और यहां लिख दिया है मैंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और साइड में लिख देते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, कई बार इनको ना पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस भी कहा जाता है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो यहां पे हम करते हैं बेस,
क्योंकि आप जानते हैं बेबी को बेस पसंद है। तो बेस में पहले करेंगे मीनिंग। मीनिंग मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले जो होते हैं वो प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, मतलब उनका काम है प्रॉब्लम को फाइंड करना। ठीक है, तो ये बताते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और कैसे प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व की जा रही है। ठीक है, तो इट कंसर्न्स हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही है। इनका जो होता है वो होता है व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी। इनसे संबंध है, क्या है, क्या था और अब आगे क्या होगा। सिर्फ घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले होते हैं ये जो है बताते हैं क्या होना चाहिए था। तो इट कंसर्न्स हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, उनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए इस पर ये बिलीव करते हैं। इसमें आप दो बातें ध्यान रखिए, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, और एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जा रहा है और कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, ये दो इनमें अंतर होता है। चलिए जी आगे अगर हम बात करें इनके पर्पस की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले सिर्फ प्रॉब्लम का रियल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो दे गिव रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम का रियल डिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब सिर्फ बताते हैं कि भैया प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम है, ये उसका रियल, ये उसकी पिक्चर है, भैया ये बड़ी समस्या आपकी है, आप देख लीजिए। हमने आपको इंटेंसिटी बता दी, गहराई बता दी समस्या की। सो रियल डिस्क्रिप्शन ये देते हैं प्रॉब्लम का, और ये आइडल में बिलीव करते हैं। तो दे determines आइडियल्स, ये आइडियल्स को डिटरमाइन करते हैं, आदर्शों पे बिलीव करते हैं। तो ये आदर्शों को बताते हैं, आइडियल्स को डिटरमाइन करते हैं, और ये रियल डिस्क्रिप्शन, ये घटना का रियल डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो इसका पॉइंट है वो आता है आपका वेरिफिकेशन कैन बी डन। वेरिफिकेशन हो सकता है कि भाई ये बात सही है या गलत है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन कैन नॉट बी डन, वेरिफिकेशन कैन नॉट बी डन। वेरिफिकेशन हो सकता है, वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक बात यह है कि अगर कोई घटना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम गलत है तो उसको भी वेरीफाई कर सकते कि गलत है। ठीक है, जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, वो वेरीफाई नहीं हो सकती है, उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे पता लगा? हमने सेंसस की रिपोर्ट देखी है, जो भारत में हर 10 साल में जो सेंसस होती है उसकी रिपोर्ट से और अलग अलग स्टडी से ये बात सामने आई है कि भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसको वेरीफाई किया जा सकता है, कैन बी चेक, उसको चेक कर सकते हैं कि सही है ये गलत है। और जिस चीज को हम चेक नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, तो जो अगला पॉइंट है इसका वो है सजेस्टिव। सजेस्टिव को सही से लिखते हैं एक बार, सजेस्टिव, SUGGESTIVE, सजेस्टिव।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव नहीं होती। ये भैया फैक्ट की बात करती है, तथ्यों के आधारित होती है, ये सजेस्टिव नहीं होती है। तो इट इज नॉट सजेस्टिव, इट इज नॉट सजेस्टिव, ये सजेस्टिव नहीं होती है, इट इज नॉट सजेस्टिव, सजेस्टिव नहीं होती है। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पे आधारित होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो बेस्ड होती है पब्लिक ओपिनियन पे। तो इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होती है, मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच पे डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, पब्लिक ओपिनियन कोई फैक्ट्स तो होते नहीं है ना, तो इस वजह से ये पब्लिक ओपिनियन बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, ये बात है। एक पॉइंट और इसमें बनता है, वो है वैल्यू जजमेंट का। जस्ट लेट मी गेट द डस्टर, एक मिनट बस। ओके फाइन, चलिए जी, अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट बनता है वैल्यू जजमेंट का, तो वो वेरिफिकेशन वाले पॉइंट में और पर्पस वाले पॉइंट को मिटा रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक वैल्यू जजमेंट और एक एग्जांपल, इनको हमें करना है, तो ये मैंने मिटा दिया है, ये मैंने इसको मिटा दिया है। और अभी हम दो पॉइंट करेंगे, एक हम यहां पे पॉइंट करेंगे वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले हैं वो वैल्यू जजमेंट नहीं देते, दे डू नॉट गिव वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट। जैसा अभी आपको मैंने एक्सीडेंट वाले एग्जांपल में बताया था कि ये लोग वैल्यू जजमेंट नहीं देते, इन्होंने ये तय नहीं किया है कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था, ट्रक वाले की गलती थी या कार वाले की थी। ये लोग अभी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद पता लग जाएगा। तो ये वैल्यू जजमेंट नहीं देते, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले वैल्यू जजमेंट देते हैं। इन्होंने बोल दिया कि भैया गलती तो एक्सीडेंट में ट्रक वाले की थी, दारू पी के गाड़ी चला रहा था वो, मतलब दारू पी के वो ट्रक चला रहा था, उसकी गलती, उसको फांसी दो, फांसी दे दो उसको, जजमेंट दे दी, फांसी दो। भैया जजमेंट जज देगा, ये लोग ये लगे हुए हैं जजमेंट देने के, तो दे गिव वैल्यू जजमेंट, गिव वैल्यू जजमेंट। ये लोग वैल्यू जजमेंट दे देते हैं, ये लोग वैल्यू जजमेंट ये लोग दे देते हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं, यहां बहुत ध्यान से सुनना आप, क्योंकि एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में हम ये देंगे, जैसे कि कोई भी एक प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये बिल्कुल एक सच बात है, तो हम लिखेंगे, और ये इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम आंकड़े, सरकार के आंकड़े, सरकार की जो रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज हुए हैं, उन पे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। सॉरी, हमने पॉपुलेशन की बात की थी, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट, बहुत ही खतरनाक दर से, डराने वाली दर से, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले आपको ये एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करके दे दी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले अब इसका सॉल्यूशन देंगे कि अब क्या करना चाहिए। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले। वो कह रहे हैं कि लॉ शुड बी मेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाना चाहिए। ये दिखने रहा आपको, ये पॉपुलेशन लिखा भी है, थोड़ा नीचे हो गया ये, ठीक है। तो लॉ शुड बी मेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नियम बना देनी चाहिए, कानून बना देना चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो इसके अंदर आएगा। इसमें मनरेगा प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा शुड बी इंक्रीज्ड, उनको बढ़ा देना चाहिए, वो यहां आएगा, ठीक है भाई। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले मतलब चाइनीज मांझे का एग्जांपल दिया था। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम बता के छोड़ देते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पे आप
ये वीडियो देखिए। मंजिले राह पर अगर मुसीबत आ जाए तो हम उसे निचोड़ देते हैं। हम जज नहीं करते, जांच करते हैं और फिर धीरे से रास्ता मोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले सॉल्यूशन तो बताते नहीं, समस्या बताकर छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है इसके बीच में, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरा यहां पे आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं और ये बात है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है ये हमने पिछले वाली वीडियो में किया था, जो पार्ट 1 था उसमें हमने किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या होती है। आज हम करेंगे उसके रीजंस क्या होते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये इसको हमने मिटा दिया। ओके फाइन। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है भाई। अब इसके रीजन, मतलब ये होती क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब ये है कि ये मतलब क्यों होती है, क्या कारण है इनका कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनसे हमें दो चार होना पड़ता है। क्या इसका रीजन है? तो देखो भैया, इसका रीजन साफ है, अमेरिका, यूएसए इसका रीजन है। यूएसए इसका रीजन है। यूएसए इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का रीजन क्या है? यूएसए। अब यहां पे यू से मतलब क्या है? यू का मतलब होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो भैया जो इंसान है उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आपने महसूस किया होगा, इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इफ योर वन वांट इज सेटिस्फाइड, अनदर वांट पॉप्स अप। इफ सेकंड वांट गेट्स सेटिस्फाइड, अनदर वांट पॉप्स अप। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आप इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी के पास अगर साइकिल है तो उसकी इच्छा होगी कि उसके पास बाइक हो। अगर उसके पास बाइक है तो उसकी इच्छा होगी कि उसके पास कार हो। और अगर उसके पास कार है तो उसको इच्छा होगी कि उसके पास लग्जरी कार हो, BMW, पोर्शे, मर्सिडीज, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी, फरारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास हो। अगर उसके पास लग्जरी कार है तो उसके अंदर इच्छा आएगी कि अब उसके पास एक चॉपर हो, फड़फड़ाता हुआ, फड़फड़ 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 फड़, हेलीकॉप्टर हो। हेलीकॉप्टर है तो उसे प्राइवेट जेट होना चाहिए उसके पास, ऐसी इच्छा उसके अंदर आएगी। प्राइवेट जेट उसके पास है तो वो चाहेगा कि मेरा एक प्राइवेट आइलैंड हो, धरती पे कोई एक कोना टुकड़ा हो जो मेरा प्राइवेट आइलैंड हो। ये उसके अंदर इच्छा जन्म ले लेगी। और हद तो हो गई कि मतलब दुनिया में एक व्यक्ति है एलॉन मस्क, उनका धरती से गुजारा नहीं हो रहा, उनका धरती से पेट भरा नहीं। वो तो कह रहे हैं मार्स भी अब हमारा होना चाहिए, मार्स पर जो है इंसान की बस्ती बसाएंगे। बताओ, इंसान जो है उनकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन वांट्स जो है उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। कुछ वांट्स हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती हैं, कुछ वांट्स हमारे लिए कम जरूरी होती हैं। तो ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटी, ये बात लिखने की है।
ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज में वो डिफर करती हैं। कुछ वांट्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सम आर लेस इंपॉर्टेंट, सम आर लेस इंपॉर्टेंट, सम आर लेस इंपॉर्टेंट। कुछ वांट हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती हैं, कुछ वांट हमारे लिए कम जरूरी होती है। इसीलिए तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। यही तो प्रॉब्लम है कि कौन सी वांट्स को पूरा करें और कौन सी वांट्स को छोड़ें। वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का कारण यही है कि इच्छाएं बहुत ज्यादा है। इमेजिन कीजिए कि आपके भाई बहन आपको, जो बड़े भाई बहन है आपको, वो आपके बर्थडे पे आपको शोरूम लेके गए और बोल रहे हैं कि भैया इनमें से एक ड्रेस चूज कर लो आप। तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि सब कुछ पसंद आता है और उसमें से आपको एक चूज करना है। प्रॉब्लम यही है कि वांट्स अनलिमिटेड है आपकी, अनलिमिटेड वांट्स, सब कुछ लेना चाहते हो। यही तो प्रॉब्लम है, आप क्या लें, फंस गए आप। यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम होने का कारण यह है कि आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। अगर आपकी वांट्स सीमित होती, लिमिटेड वांट्स होती, तो ये प्रॉब्लम कभी अराइज ही नहीं होती। अगर आप सोच के गए होते कि भैया मुझे तो ये वाली ड्रेस लेनी है, पर्टिकुलर ड्रेस लेनी है, तो मतलब आपको, अगर आपकी इच्छा सिर्फ उसी एक ड्रेस की होती, तो आपको कोई चूज करने की प्रॉब्लम नहीं आती, आपको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है भाई, तो ये है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ये पहला कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का। इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, चूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, ऐसे बनता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगला पॉइंट है आपका स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ब्लैक से लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है स्केर्सिटी, मैं रिपीट बहुत करता हूं मैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक तो पॉइंट ये है कि वांट अनलिमिटेड है, ऊपर से रिसोर्सेज, वांट को पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए, पैसा चाहिए, वो सीमित है, वो लिमिटेड है, स्केर्सिटी है उसकी। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती अगर सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। स्केर्सिटी मतलब कमी, पिछली वीडियो में कराया है इसके पूरे डिटेल में। स्केर्सिटी मतलब कमी, स्पेलिंग कमी ऐसे लिखते हैं, चलो ठीक है, कमी ये लिख देते हैं, कमी, रिसोर्सेज की कमी है। अब देखो कैसे, जैसे उसी एग्जांपल में कि आपके बड़े भाई बहन आपको लेके गए शोरूम में कि भैया चलो एक कपड़ा, आपका बर्थडे है, एक ड्रेस ले लो आप। अब भाई की मजबूरी है, या बहन जो लेके गई है आपको, बड़े भाई बहन की मजबूरी है, पैसे लिमिटेड है भाई उनके पास, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि भैया सारी ड्रेस ले लो। वो आपको कहेंगे भाई कोई एक चूज करना पड़ेगी आपको। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पैसा कम है ना भाई, पैसा कम है, कमी लिखा है यार, ये कमी लिखा है, ये फ्लैश पड़ रहा है लाइट का, तो ये कमी है। स्कैर्सिटी मतलब यहां लिख देते हैं कमी। चलिए जी, तो उसी टॉपिक पे आते हैं, उसी वाले एग्जांपल पे आते हैं। तो भाई हम बात यही कर रहे थे कि क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, भाई बहन के पास पैसा कम है, बड़े भाई बहन के पास, तो वो बहुत ज्यादा आपको दिला नहीं सकते। उन्होंने बोला कि एक ही लेनी है आपको। इमेजिन कीजिए कि अगर उनके पास, जब आपको वो बर्थडे पर गिफ्ट दिलाने ले जा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी ना हो। इमेजिन कर, चलिए कुछ भी इमेजिन कर लेते, तो उनकी सैलरी एक महीने की 100 करोड़ रुपए है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही हो गया, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो गया। तब वो बोलेंगे आपसे कि एक ड्रेस लो, वो कहेंगे बेटा ले, कोई दिक्कत, तेरा भाई अभी जिंदा है, तू ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब रिसोर्सेज की कमी होती है तभी हमें चूज करना पड़ता है। अगर रिसोर्सेज बहुत सारे तो हमें चूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक बड़ा कारण है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक बड़ा कारण है कि हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ता है। अगर स्कैर्सिटी नहीं होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती। इफ देयर वर नो स्कैर्सिटी देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये लाइन इंपॉर्टेंस को लिखना पड़ेगा। इफ देयर वर नो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी नहीं होती, स्कैर्सिटी, देयर वुड
not have been any economic problem. अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती. शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, नो स्कैरसिटी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कैसे लिखूं यार, चलो ठीक है, नो स्कैरसिटी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का एक बड़ा कारण स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी है. चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं. इस ए का क्या मतलब है, इसको करते हैं. तो मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं. अब यहां लिखते हैं ए. आई होप आपने लिख तो लिया ही होगा, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं. ए करते हैं तो ए जो इसका पॉइंट है वो है अल्टरनेट रिसोर्सेज, अल्टरनेट यूजेस. इसको हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक उपयोग. लिख देता हूं, वैकल्पिक उपयोग. यानी कि चीजों को कई तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब उनका बहुत सारे यूज है, सेवरल यूज. अ गुड कैन बी यूज इन अ सेवरल मैनर, कई तरीके से उसका इस्तेमाल हो सकता है, वो अल्टरनेट यूज हैं. और ये भी एक बड़ा कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया सा. ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी, मैं डिटेल में चर्चा करना चाहता हूं, मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं विद एग्जांपल्स के साथ, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है. तो यार थोड़ा देख लिया करो यार, लंबी हुई तो क्या हो गया, है ना, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का. तो अल्टरनेट यूज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. तो सबसे पहली बात तो यह है कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज 100, 100 रुपए हैं आपके पास. ठीक है, और आपने प्लान बनाया कि यार 100 रुपए से हम क्या करेंगे, 100 रुपए से मैं अपने दोस्तों के साथ मोमो पार्टी करेंगे, मोमोज खाएंगे. ठीक है, तो प्लान बन गया मोमो पार्टी का प्लान बन गया. 100 रुपए है, मोमो पार्टी करेंगे, 2 दोस्त हैं हम लोग, दोनों मोमो पार्टी कर लेंगे, हो जाएगी. ये आपका प्लान था. आप घर से निकल ही रहे थे, तभी आपके छोटे भाई बहन ने बोला कि भैया या दीदी, मुझे तो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, एक पेंसिल बॉक्स, कल मेरा पेपर है. पेंसिल बॉक्स की डिमांड आ गई, और ये ऑलमोस्ट ये भी 100 रुपीज के आसपास ही आएगा. एक अच्छा ठीक ठाक पेंसिल बॉक्स इतने का ही आ जाएगा. आपका दिमाग खराब, कहां मोमो पार्टी का प्लान बन रहा था, कहां यहां पे पेंसिल बॉक्स की डिमांड आ गई. फिर आप थोड़ा और आगे गए, आपकी मॉम आपसे बहुत नाराज है और वो कह रही है कि मैं पूरा दिन भर लगी रहती हूं, काम करती रहती हूं, आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बाहर से लेके आओ, पनीर बटर मसाला लेके आओ, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, लेके आओ. मम्मी नाराज होगी. तो एक और डिमांड कि भैया पनीर बटर मसाला हाफ प्लेट लेना है, पनीर बटर मसाला ऑलमोस्ट 100 रुपए का ही आएगा. अब आपका दिमाग और खराब हो चुका है, क्योंकि मोमो पार्टी का प्लान था, एक और डिमांड आ गई पेंसिल बॉक्स की, एक और डिमांड आ गई पनीर बटर मसाला की. अब आप सोच ही रहे थे कि मैं क्या करूं, कौन सी वांट्स को पूरा करूं, कौन सी वांट्स को पूरा ना करूं. तभी एक और डिमांड आ गई. आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, दादी दादा या नानी नाना, उनमें से किसी ने बोला कि भैया बेटा खांसी हो गई है, खांसी की दवाई लेके आओ, टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी की दवाई लेके आओ, कफ सिरप लेके आओ. तेरे पापा मम्मी है नहीं और तेरे पास पैसे हैं, लेके आओ, रात भर से परेशान है. इमोशनल ब्लैकमेल. तो कफ सिरप ऑलमोस्ट 100 रुपीज की भी आ जाएगी. अब रुपीज तो 100 है आपके पास, डिमांड इतनी सारी आ गई है. यही तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आप फंस चुके हो कि अब कौन सी वांट को पूरा करोगे. कफ लिखा है भैया, खांसी, COUGH, कफ सिरप, कौन सी वांट को पूरा करे, कौन सी वांट्स को छोड़े. और इतने साल से मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं और बच्चे से पूछता हूं, चलिए ठीक है आप बताइए कि अगर आप इस रियल सिचुएशन में हैं
तो आप कौन सी वांट को पूरा करेंगे? चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो कौन सी वांट को पूरा करते। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आपके पास आई है, इसके दो बड़े रीजन हम पहले कर चुके हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, सिर्फ 100 रुपए हैं, इसलिए प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा एक इसका रीजन और भी है, ये अल्टरनेट यूज है। क्योंकि आपके बहन भाई को, आपकी मम्मी को, आपकी दादी को ये पता है कि 100 रुपए से ये सब चीजें खरीदी जा सकती हैं, मतलब साड़ी नहीं खरीदी जाती, मतलब 100 रुपए का हम ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, या ये खरीद सकते हैं, ये मतलब ये भी नहीं, मतलब इनमें से एक चीज तो आ ही सकती है। तो क्योंकि उसका अल्टरनेट यूज है, पैसे का अल्टरनेट यूज है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपए नहीं होते, 100 रुपए की जगह आपके पास 100 रुपए का कूपन होता, COUPON, 100 रुपए का कूपन होता, और वो कूपन मोमोज के लिए होता, तो क्या कि डिमांड अराइज होती, डिमांड आती आपके लिए? क्या तब भी आपके छोटे भाई बहन या मम्मी या दादी बोलती कि भाई हमारी वांट पूरी कर दो? नहीं बोलती, क्योंकि 100 रुपए के कूपन से कुछ और खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ मोमो ही खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए अगर 100 रुपए का कूपन है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है, आपको चूज ही नहीं करना, क्योंकि कूपन का अल्टरनेट यूज नहीं है, लेकिन रुपीज का अल्टरनेट यूज है, इसीलिए प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक रीजन यह भी है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज होते हैं। अल्टरनेट यूज होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, अल्टरनेट यूज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसका एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो यहां पे राइट मतलब यस अल्टरनेट यूज, अल्टरनेट यूज है इसका, तो यस प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम भी है। अल्टरनेट यूज नहीं है, क्रॉस, नो अल्टरनेट यूज, अल्टरनेट यूज नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहां देखिए आप, कूपन का अल्टरनेट यूज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं बोलेगा आपसे अपनी डिमांड, कोई करेगा ही नहीं, उनको पता है कि इससे मोह पार्टी हो सकती है बस। लेकिन अल्टरनेट रुपीज का अल्टरनेट यूज है, इसलिए सारी प्रॉब्लम आके खड़ी होगी, अब आपको चूज करनी पड़ेगी इसमें से, यस नो। वैसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मार्कर का कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए होता है व्हाइट बोर्ड पर, इसीलिए इसमें चॉइस नहीं करनी पड़ती कि इसका हम यूज क्या करें, कोई अल्टरनेट यूज नहीं है इसका, तो एक ही यूज है, वो यूज करेंगे। लेकिन एक लकड़ी जो है उसके बहुत सारे अल्टरनेट यूज हैं। लकड़ी से आप सोफा बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं, ठीक है, उसे डोर बना सकते हैं आप, तो ये बहुत सारे अल्टरनेट यूज हैं, इसीलिए लकड़ी का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी, मार्कर का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आएगी। लेकिन सारे रिसोर्सेज जो भी होते हैं उन सब के अल्टरनेट यूज होते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये मैंने आपको करा दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूएसए, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया सही तरीके से। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो यस, कमेंट बॉक्स इज ओपन, आप पूछ सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर ये वीडियो हम समाप्त कर देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हमने यहां मिटा दिया, इसको यहां, ये इसको मिटा दिया, यहां ये इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको प्यार से बोलते हैं ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कॉल इट ओसी, ओसी। ठीक है, तो शुरुआत एग्जांपल से करते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये कह रहा है कि चलिए आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो प्यारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको 2 जॉब ऑफर मिलते हैं, 2 जॉब ऑफर्स, 2 जॉब ऑफर्स। चलिए भाई, 2 जॉब ऑफर आ गया आपके पास। तो पहला जो जॉब ऑफर है वो HDFC बैंक, HDFC
बैंक से है, आपको 1 लाख रुपए पर मंथ जॉब का ऑफर है भाई एचडीएफसी बैंक से। दूसरा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इसने आपको ऑफर दिया है 1,25,000 का। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, यस आप जानते हैं, मजाक कर रहा था। पर मंथ 1 महीने की सैलरी है आपकी। तो जाहिर सी बात है, एक रैशनल, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जाहिर सी बात है आप चुनेंगे इसके अंदर एक्सिस बैंक। क्या चुनेंगे? एक्सिस बैंक, क्योंकि ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट कौन सा है? जाहिर सी बात है एचडीएफसी बैंक का जो ऑफर है आपके पास, ये वाला, ये दैट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। सेकंड बेस्ट ऑप्शन या नेक्स्ट बेस्ट कह लो, नेक्स्ट बेस्ट या कह लो, और सेकंड बेस्ट कह सकते हो इसको, सेकंड बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपने चूज क्या किया? आपने चूज किया एक्सिस बैंक, यानी कि 1,25,000 आपने चूज किया। इसको चूज करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक का ऑफर रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप दोनों जॉब ऑफर कबूल नहीं कर सकते। तो आपने एक्सिस बैंक को चूज किया, आपने एचडीएफसी बैंक 1,00,000 रुपए को रिजेक्ट किया, या कह सकते हैं सेक्रीफाइस किया। तो जो आपने सेक्रीफाइस किया है इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चूज करने के बाद जिसको सेक्रीफाइस करते हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। 1,00,000 रुपए है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने सेक्रीफाइस कर दिया। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पे ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ओसी, ओसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ओसी। ओसी रेफर्स टू द लिखा है, द टीएच, द रेफर्स टू द सेकंड बेस्ट ऑप्शन या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। फॉरगॉन, एक फॉरगॉन वर्ड चलता है, फॉरगॉन। इट रेफर्स टू द, ओसी रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी कि जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। दिस फॉरगॉन मींस सेक्रीफाइस, जो आपने सेक्रीफाइस किया है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये वीडियो यहां समाप्त होती है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो भाई लाइक कर दीजिए, और कहने के सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।